Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, साइकोलॉजी की क्लास नंबर 64 लेकर आ गया हूं आपके लिए। आज पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में 2 विधियां मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इतने शानदार यहां पर मैं आपको कंटेंट देने वाला हूं, तो मित्रों वीडियो को पूरा देखना। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला आता है व्यक्तित्व मापन की विधियों में प्रक्षेपी विधियां पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने व्यक्तित्व मापन की विधियों को 2 भागों में बांट दिया था, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। इस अप्रक्षेपी के भी 3 भाग थे और प्रक्षेपी विधियां मैंने 6 प्रकार की लिखाई थी। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं प्रक्षेपी विधियों में। पहली विधि लिखाई थी मैंने आपको मित्रों, रोरशार शाही धब्बा परीक्षण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंक ब्लॉक टेस्ट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंक ब्लॉक टेस्ट बाय हरमन रोरशा। तो मित्रों, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण का जो जनक है, इसको देने वाले वो थे हरमन रोरशा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि रोरशा शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण हरमन रोरशा के द्वारा किया गया था, इसलिए इस परीक्षण के जनक किसको कहा जाता है? हरमन रोरशा को। मित्रों, हरमन रोरशा ने 1921 में ये परीक्षण दिया था व्यक्तित्व मापन के लिए, और ये रहने वाले थे स्विट्जरलैंड के, ये रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। हरमन रोरशा स्विट्जरलैंड के एक मनोचिकित्सक थे, ठीक है। जो मनोचिकित्सक का मतलब क्या है कि जो मेंटली कमजोर या मानसिक पागलपन जिन लोगों में हो जाता है, उनका ये इलाज करते थे हरमन रोरशा। मित्रों, इन्होंने ये परीक्षण शुरुआत में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए ही निर्मित किया था, फिर बाद में इस परीक्षण का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाने लगा। तो ये जो परीक्षण था, इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड प्रयोग में लाते थे। कितने कार्ड थे? कुल 10 कार्ड। डायरेक्टली एग्जाम में आता है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कोई सा भी एग्जाम हो, डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि हरमन रोरशा का जो परीक्षण है, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, उसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों, कुल कार्डों की संख्या होती है 10। और जो ये मैंने चित्र बना रखा है एक, कि ऐसा कुछ कार्ड होता है जिन पे कुछ स्याही के धब्बों से कुछ अस्पष्ट आकृति बनी होती है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि इस परीक्षण में जो कुल कार्ड 10 होते हैं, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। तो प्रश्न पहला बनता है, हरमन रोरशा परीक्षण में कुल कार्ड कितने होते हैं? 10। इन 10 कार्डों में 5 कार्ड तो काले होते हैं। कैसे होते हैं? 5 कार्डों का कलर कैसा होता है? काला होता है। 2 कार्ड काले और लाल होते हैं। 2 कार्ड कैसे हुए? काले प्लस लाल। और 3 कार्ड रंगीन होते हैं। रंगीन का मतलब क्या हुआ? अलग अलग कलर से, अलग अलग रंगों से बने हुए। तो इस प्रकार ये कुल 10 कार्ड होते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको बता दिया है, 5 कार्ड काले, 2 कार्ड काले प्लस लाल और 3 कार्ड रंगीन होते हैं। यहाँ मैंने एक कार्ड बना रखा है, स्याही के धब्बों से निर्मित ऐसा कार्ड होता है जिसपे कुछ अस्पष्ट आकृति बनी होती है। तो मित्रों, अस्पष्ट आकृति बनी होती है, पता ही नहीं चलता कि आकृति किसकी बन रही है। अब देखिए, परीक्षार्थी को एक एक करके सभी कार्ड दिखाए जाते हैं। कितने कार्ड दिखाए जाते हैं? 10 कार्ड ही दिखाए जाते हैं। 5 काले दिखा दिए, 2 काले लाल दिखा दिए और 3 कार्ड रंगीन दिखा दिए। अब मित्रों, प्रत्येक कार्ड दिखाने के बाद परीक्षार्थी से निम्न 4 बिंदुओं पर प्रश्न किए जाते थे। जैसे एक कार्ड दिखा दिया कोई सा भी, अब उस कार्ड को दिखाने के बाद जिस छात्र को, जिस परीक्षार्थी को कार्ड दिखाया, उससे 4 बिंदुओं पर प्रश्न किए जाते थे। कौन कौन से बिंदु थे? विषय वस्तु। सबसे पहले विषय वस्तु के ऊपर, जो कंटेंट है उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता था कि इस कार्ड में आपने कौन सी आकृति देखी। स्पष्ट तो होती ही नहीं थी, तो सभी को अलग अलग आकृति दिखाई देती थी। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता था वो था स्थान से संबंधित। तो इस कार्ड के किस स्थान ने आपका सर्वाधिक ध्यान केंद्रित किया? दूसरा प्रश्न इस प्रकार का होता था कि आपको जो ये कार्ड दिखाया गया है, इसमें सर्वाधिक ध्यान कौन से स्थान ने केंद्रित किया? तीसरा है गुण। गुण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता था, कार्ड का कौन सा गुण आपको सबसे अच्छा लगा? तीसरा प्रश्न। और चौथा और अंतिम प्रश्न पूछा जाता था समय। इस कार्ड को देखने में आपने कितना समय लिया? इस प्रकार प्रत्येक कार्ड दिखाने के बाद इन 4 बिंदुओं पर जो परीक्षार्थी होता था उससे प्रश्न पूछे जाते थे। अब छात्र इसका उत्तर देता था
इस प्रकार परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर उसके व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का निर्धारण किया जाता था। देखिए, एक कार्ड दिखाया, 4 प्रश्न पूछे, दूसरा कार्ड दिखाया, 4 प्रश्न पूछे। इस प्रकार प्रत्येक कार्ड के बाद जो 4 विषय बिंदु है उन पर प्रश्न पूछे और फिर छात्र उनका जो उत्तर देता था, उस छात्र के उत्तर के आधार पर उसका ज्ञानात्मक पक्ष, उसका भावात्मक पक्ष और उसके क्रियात्मक पक्ष का निर्धारण कर लिया जाता था। तो मित्रों, यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक तो कुल कार्डों की संख्या, कुल कार्ड कितने कैसे रंगीन, कितने कैसे क्या होते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। मित्रों, आप पढ़ने वाले हैं इसकी सीमाओं के बारे में या फिर इसके गुणों और दोषों के बारे में, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता आती है, क्या विशेषता है साथियों? पहली विशेषताएं हैं, यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण है का मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक व्यक्ति के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, इसमें समय का बंधन नहीं होता है, जैसे इसमें कोई टाइम नहीं है कि आपको 1 मिनट में इन कार्डों को देखना है, 1 मिनट में आपको इनका उत्तर देना है, ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। तीसरा है, अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मित्रों देखो, कार्ड पर जो अस्पष्ट आकृति बनी होती है, उन आकृतियों के आधार पर पता ही नहीं चलता कि कौन सी आकृति है। व्यक्ति खुद के मन से ही बताता है कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऐसा किससे लगता है? अचेतन मन से। इसलिए यह माना गया कि अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है, 14 वर्ष से लेकर अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए ये उपयोगी है। जिस बालक की उम्र 14 वर्ष या इससे प्लस है, उनके लिए ही ये परीक्षण उपयोगी है। इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता बहुत कम होती है। बहुत कम कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कार्ड में तो कुछ और दिख रहा है और उसका उत्तर कुछ और अलग हो गया, तो इसलिए इसकी वैधता और विश्वसनीयता कम मानी गई है। नोट करके लिख लेना मित्रों, भारत में इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है। जो हरमन रोर्शा परीक्षण है, रोर्शा का स्याही धब्बा परीक्षण है, उसको भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? संस्कृति मुक्त परीक्षण भी इसको कहते हैं। तो मित्रों, ये तो था पहली प्रक्षेपी विधि किसकी? व्यक्तित्व मापन की। दूसरी देखेंगे साथियों, दूसरी प्रक्षेपी विधि आती है टेट। टेट का नाम सभी ने जाना होगा। टेट जो रीट होती है, इसको पहले टेट कहते थे। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो, लेकिन वो टेट ऐसे लिखते थे और इस टेट में ई नहीं है बीच में, इस टेट में ए है। इस टेट का मतलब होता है थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, कथानक बोधक परीक्षण और चित्र कहानी परीक्षण। इन 4 नामों से इसको जाना जाता है टेट को। लेकिन साथियों, टेट का जो परीक्षण है उसको अंग्रेजी में सिर्फ थियमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो आप अंग्रेजी में इसके नाम को जरूर याद रखना। मित्रों, टेट जो परीक्षण है यह भी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है और इसका निर्माण किया था मुरे एवं मार्गन ने, या मार्गन एवं मुरे के दो, मुरे एवं मार्गन के दो, बात एक ही है। 1935 में यह परीक्षण बनाया गया था। मित्रों, ये जो परीक्षण था व्यक्तित्व मापन का, इसमें कुल कार्डों की संख्या होती थी 30, जबकि इसके पहले जो अपन ने हरमन रोर्शा का परीक्षण पढ़ा है उसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी थी? 10, और यहाँ पर कुल कार्डों की संख्या होती है 30। मित्रों, वहाँ पर तो कुछ अस्पष्ट आकृतियाँ स्याही के धब्बों से बनी होती थी, लेकिन यहाँ पर इन कार्डों पर मानव जीवन की सामान्य घटनाओं से संबंधित कुछ स्पष्ट चित्र बने होते हैं। मतलब ये जो 30 कार्ड है, इन पर जैसे ये कार्ड है मानव जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं, कोई सी भी घटना हो सकती है, सामान्य जीवन से संबंधित स्पष्ट चित्र बिल्कुल बने होते हैं। स्पष्ट का मतलब बिल्कुल साफ आपको दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, जैसे ये एक कार्ड मैंने यहाँ बना रखा है, इसमें एक घर बना दिया, एक झोपड़ी, इधर एक पेड़ का चित्र बना दिया, इधर पक्षी उड़ रहे हैं, इधर बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार से कुछ चित्र बने होते थे। तो मित्रों, यहाँ पर जो 30 कार्ड होते थे, इन 30 कार्डों में 10 कार्ड तो पुरुष के थे, 10 कार्ड महिलाओं के थे और 10 कार्ड पुरुष पर प्लस महिलाओं दोनों के थे। देखिए, जैसे ये कार्ड है, इसमें से 10 कार्ड तो ये पुरुषों से संबंधित है, 10 कार्ड यहाँ पर महिलाओं से संबंधित होते थे और 10 कार्ड यहाँ पर पुरुष और महिलाएं दोनों से संबंधित होते थे। यहाँ पर इस प्रकार कुल कार्डों की संख्या कितनी थी? 30।
मित्रों जो ये कार्ड थे परीक्षार्थी को एक एक करके 20 कार्ड दिखाते थे। टोटल कितने कार्ड दिखाते थे? 20 कार्ड। देखो 30 कार्ड में से 20 कार्ड दिखा दिए, कोई से भी 20 कार्ड हो सकते थे, ऐसा नहीं है कि 20 कार्ड यही रहेंगे, ऐसा नहीं। इन 30 कार्डों में से कोई भी 20 कार्ड दिखा दिए जाते थे जो परीक्षार्थी होता था। उसके बाद में क्या होता था, एक कार्ड दिखाने के बाद, प्रत्येक कार्ड दिखाने के बाद उसे निम्न 4 बिंदुओं पर 5 मिनट में एक छोटी सी कहानी लिखने को कहा जाता है। इसके पहले भी 4 बिंदुओं के आधार पर प्रश्न किए जाते थे। यहाँ पर भी 4 बिंदुओं के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी भी लिखना पड़ता है 5 मिनट में, इसीलिए तो इसको कहानी पूर्ति परीक्षण कहा गया है। 4 बिंदुओं के आधार पर 5 मिनट में एक छोटी सी कहानी भी लिखना होता है। अब देखिए, मतलब एक कार्ड दिखाने के बाद में 4 प्रश्न पूछेंगे और 4 प्रश्न पूछने के बाद में 5 मिनट में एक छोटी सी कहानी भी लिखना है, तो मतलब बहुत ही लंबा टाइम इसमें लगता था। जिसे कौन कौन से बिंदु थे मित्रों? वह बिंदु होते हैं, पहला है वह लोग कौन है। जो कार्ड होता था उसमें पूछा जाता कि वह लोग कौन है भाई। दूसरा प्रश्न पूछा जाता था इस समय क्या हो रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा जाता था इससे पूर्व क्या हुआ होगा। और चौथा प्रश्न पूछा जाता था इसका अंत क्या होगा। इनका जवाब देने के बाद में 5 मिनट में एक छोटी सी कहानी जो परीक्षार्थी होता था वो लिखता था। अब वो देख लेता, अनुमान लगाता था कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, इस प्रकार से वो कहानी को लिख देता था। मित्रों परीक्षार्थी द्वारा लिखी गई सभी कहानियों का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के आशावादी, निराशावादी, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का निर्धारण कर लिया जाता था। जैसे मान लीजिए उसने जो कहानी लिखी है वो नकारात्मक लिखी है या निराशावादी लिखी है, तो ये बता देंगे कि भाई इसका व्यक्तित्व निराशावादी है। नकारात्मक लिखी है तो इसका व्यक्तित्व नकारात्मक है। आशावादी लिखी है तो उसका व्यक्तित्व आशावादी है। सकारात्मक कहानी लिखी है तो उसका व्यक्तित्व सकारात्मक है। जबकि इसके पहले परीक्षण अपन ने पढ़ा है हरमन रोरशा वाला, वहाँ पर जो छात्र उत्तर लिखता था उसमें वो उत्तर के आधार पर उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का निर्धारण करते थे। और यहाँ पर आशावादी, निराशावादी, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष का निर्धारण करते हैं। मित्रों आगे देखते हैं इसकी सीमाओं, गुणों या विशेषताओं को। पहला, यह भी एक व्यक्तिगत परीक्षण है जैसे रोरशा वाला था। इसमें भी एक बार में एक ही व्यक्ति पर परीक्षण किया जाता है। इसमें भी समय सीमा निश्चित नहीं होती है, कितना ही टाइम यहाँ पे ले सकते हो। इसमें भी अचेतन मन के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और यह भी 14 वर्ष से लेकर अधिक उम्र तक उपयोगी है। तो यहाँ तक तो सेम विशेषताएं मिल रही है, लेकिन इसकी एक विशेषता आती है कि इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता अपेक्षाकृत अधिक होती है। जो रोरशा का परीक्षण पढ़ा था उसमें वैधता और विश्वसनीयता कम थी, लेकिन यहाँ पर वैधता और विश्वसनीयता अधिक होती है। इसमें समय बहुत अधिक लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। मित्रों इसमें टाइम ज़्यादा कैसे लगता है? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर कहानी लिख रहे हैं, फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर कहानी लिख रहे हैं, इसलिए समय ज़्यादा लगता है। और परीक्षार्थी बोर हो जाते हैं या उब जाते हैं, क्योंकि कितने टाइम तक वो परीक्षण करेंगे, इसलिए ये भी माना गया है कि इस परीक्षण में परीक्षार्थी उब जाते हैं। मित्रों विशेष बात यहाँ पर बताने वाला हूँ जो हर कोई नहीं बताता, कि इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं। वैसे तो 30 ही कार्ड होते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो 31 कुल कार्ड होते हैं। कैसे? 10 कार्ड तो पुरुषों के, 10 कार्ड महिलाओं के और 10 कार्ड पुरुष और महिलाओं के। लेकिन इसमें एक कार्ड सादा भी होता है। सादा मतलब जिसपे कोई सी भी आकृति नहीं बनी होती है, जो सबसे अंत में दिखाया जाता है। इस प्रकार दिखाए गए कार्डों की कुल संख्या 21 हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हर जगह नहीं मिलेगी। जो मुरे एवं मार्गन ने परीक्षण बनाया है उसमें कुल कार्डों की संख्या अगर पूछे तो 31 सही रहेगा, अगर विकल्प में 31 है, और अगर विकल्प में 31 नहीं है तो 30 रहेगा सही, और 30 और 31 दोनों हैं तो 31 ही सही माना जाएगा। प्रश्न आता है मुरे एवं मार्गन के परीक्षण में कुल दिखाए जाने वाले कार्डों की संख्या कितनी होती है, और अगर विकल्प में 21 है तो 100% 21 ही सही माना जाएगा, और 21 नहीं है तो 20 सही माना जाएगा, और 20 और 21 दोनों हैं तो 100% 21 सही माना जाएगा। तो मित्रों 2 परीक्षण पढ़ लिए हैं,
शिक्षण विधियों की क्लास भी कुछ ही देर बाद 15-20 मिनट बाद अपलोड करने वाला हूं। उद्देश्यों का वर्गीकरण वहां 18 प्रकार से ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। वहां पर जो ज्ञान से संबंधित बहुत सारी नई नई चीजें मिलेगी, कहने का मतलब ये है। तो मित्रों, अच्छा लगता है वीडियो तो एक छोटा सा लाइक कर दिया करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में।